नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक। दोस्तों 2020 एक काफ़ी ख़राब साल रहा था, लेकिन एक चीज़ के लिए वो अच्छा साल रहा था, वो था आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। 2021 की भी शुरुआत हो रही है एक बड़े आईपीओ से। एक कॉजी गवर्नमेंट फर्म है आईआरएफसी विच इज़ इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन से। दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने वाला है 18 जनवरी को और क्लोज होने वाला है 28 जनवरी को। इससे आईआरएफसी कलेक्ट करेगी 4600 करोड़ हॉपिंग मनी विच इज़ अ बिग मनी बाय इश्यूइंग 119 अप्रोक्सीमेटली 119 करोड़ शेयर्स। दोस्तों इसकी प्राइस बैंड है पर शेयर ₹25 से ₹26 पर शेयर। दोस्तों मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल से लेके मेन स्ट्रीम फाइनेंस मीडिया में इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फोकस में नहीं ला जा रही है या हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे, एक 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे ये स्टॉक का और ये आईपीओ का, और जानेंगे पूरा सिग्नल एमबीटी का। राइट, बाय द वे एमबीटी जिसने मेरे पहले वीडियो देखे उनको पता है, एम इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट, बी इज़ फॉर बिजनेस फंडामेंटल, कंपनी का फंडामेंटल, एंड टी इज़ फॉर टेक्निकल एनालिसिस। और कोई भी स्टॉक या कहीं भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेने के पहले हम सिग्नल देखते हैं एम का, बी का, टी का, और जब भी ये तीनों सिग्नल एक यूनिडायरेक्शनल हमको डिसीजन देते हैं तभी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके गुड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अपने ही चैनल श्योर स्टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको एक टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी ऐसे इंसाइटफुल वीडियो की। याद रखिए दोस्तों, टाइम इज़ मनी फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। ओके, आगे बढ़ने के लिए पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे आईआरएफसी की आईपीओ की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हिस्ट्री ऑफ आईआरएफसी आईपीओ। देखिए ये आईपीओ 2 या 3 महीने पुराना नहीं है दोस्तों, ये आईपीओ का बात शुरू होती है 2017 में, आज से 4 साल पहले। ये हिस्ट्री में कुछ ऐसी बात छुपी है जो आपको पता चलेगी इसका फाइनेंशियल एनालिसिस में कैसे हम उसको यूज़ में लेंगे। दोस्तों कैबिनेट ने 2017 में 11 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को लिस्टिंग के लिए परमिशन दी थी 2017 में, और उसके बाद ताबड़तोड़ तैयारी चालू हो गई उसकी आईपीओ के लिस्टिंग की, और उसमें एक कंपनी थी आईआरएफसी भी। राइट, तो 6 महीने तक ये तैयारी चली, लेकिन 6 महीने के बाद उसमें कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स आ गई और ये आईपीओ की तैयारी पर ब्रेक लग गई। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आईपीओ में क्या फाइनेंशियल हर्डल आई थी। यू कैन सी दिस ऑन मनी कंट्रोल ऑफ सितंबर 2017। रेलवेज में डिले आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी आईपीओ। दोस्तों ये थी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का इश्यू ऑन आईआरएफसी। एक प्रोविजनिंग तो करती थी टैक्स का 35% के हिसाब से, बट रियल टैक्स देती थी 21% ओनली। कैसे? वो अपनी जो भी एसेट थी उसकी डेप्रिसिएशन बहुत हाई दिखा के कॉस्ट ज़्यादा दिखाती थी, उससे प्रॉफिट कम दिखाती थी और टैक्स कम करती थी। और उसके बाद 6 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हुई, इंटरवेन हुई, और उन्होंने अपना टैक्स का एग्जम्पशन रूल चेंज करके आईआरएफसी को उसके लिए टैक्स एग्जम्पशन दे दिया। और जो भी प्रोविजनिंग थी उनकी डेप्रिसिएशन के लिए, टैक्सिंग के लिए, वो सभी प्रोविज़न कन्वर्ट हो गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फ्रॉम 2018। तो ये जानना ज़रूरी है कि उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर में ये जो उन्होंने टैक्स की प्रोविजनिंग की थी वो भी फिगर शामिल है दोस्तों। ओके, सो दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद इन्होंने फिर से आईपीओ की तैयारी चालू कर दी। 1.5 साल तक उन्होंने आईपीओ की तैयारी की, और उसके बाद 2020 में जब वो लिस्टिंग करने जा रहे थे तभी हमारे प्यारे भाई साहब आए कोरोना। उन्होंने कर दी दुनिया भर की मार्केट को शटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर गई कि इससे हमको ज़्यादा आईपीओ में वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने आईपीओ को और डिफ़र कर दिया। एंड फाइनली जब अभी मार्केट वेरी ऑल टाइम हाई है, और वो क्यों है दोस्तों, वो जानने के लिए आप आई बटन में मेरे अगले वीडियो को, पहले के वीडियो को क्लिक करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है जिसका नाम है 2021 ट्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि क्यों 2020 में मार्केट इतना ऊपर गया। ओके, तो तभी अभी जब ये एनवायरनमेंट उनको अच्छा लगता है, मार्केट हाई है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है उसका आईपीओ। ओके, तो दोस्तों अभी हम ये कंपनी का मैक्रो एनवायरनमेंट जानेंगे, बिजनेस का फंडामेंटल जानेंगे और टेक्निकल्स जानेंगे। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए मिला है दोस्तों, तो पहले हम उसको देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए आईआरएफसी का बिज़नेस क्या है। तो आईआरएफसी का मेन बिज़नेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवेज़ को फाइनेंस करना,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस का नीड हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये फाइनेंस किसका करती है आईआरएफसी? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स यानी जो रिसोर्सेज या जो फाइनेंस बजट से पूरा नहीं हो सकता है, वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवेज़ के लिए स्पेसिफिकली आईआरएफसी फर्म बनाई है, और सभी आईआरएफसी फर्म के थ्रू ही वो डेट लेते हैं, और आईआरएफसी फिर इन टर्न गवर्नमेंट को वो डेट का पैसा देती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईआरएफसी को उस पर इंटरेस्ट तो देती है, लेकिन उसके ऊपर 0.3 से 0.6% कमीशन देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कमीशन है दोस्तों। आपको कोई इंटरेस्ट दे, उसके ऊपर भी कमीशन दे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, और ये मोनोपोली है, क्योंकि ओनली आईआरएफसी ही ये रेलवेज़ के लिए करती है। तो ये सभी चीज़ उनकी फेवर में एक है। अभी देखते हैं कि क्या ये बिज़नेस या फाइनेंस की नीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चालू रहेगी कि नहीं रहेगी आने वाले सालों में। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है पीआरएस लेजिस्लेटिव का, और ये हम लोग डेटा यूज़ करेंगे इधर। ये देखिए, रेवेन्यू लास्ट ईयर का रेलवेज़ का था 2,25,000 करोड़, राइट, और उनका एक्सपेंडिचर एज़ यूजुअल ज़्यादा था, 2,19,000 करोड़ था। और आप अगर ये चीज़ देखेंगे कि इनकी फाइनेंसिंग नीड कितनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 लाख करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी पर ईयर 20 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत है, राइट। अभी हम देखेंगे आईआरएफसी की नीड कितनी है। तो यह देखो, आईआरएफसी जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स को फाइनेंस करता है। देखो ये है रेलवेज़ की रिक्वायरमेंट एवरी ईयर बजट की। बजट से उनको 70,000 करोड़ मिलता है, 7,000 करोड़ इंटरनल रिसोर्स है, और 83,000 करोड़ यानी ये दोनों से भी ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा 1,60,000 करोड़ इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट है फंड की। तो उससे आधे से ज़्यादा ग्रेटर देन 50% तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है, जो ज़्यादातर ओनली आता है आईआरएफसी से। और अभी आप जोड़ लो, वो 20 लाख करोड़ उनको एक्स्ट्रा करना है रेलवे को मॉडर्नाइज़ करने के लिए और उसके वेगन्स या इलेक्ट्रीफाइफिकेशन के लिए। तो अगर ये 20 लाख करोड़ का इनको 10% भी दोस्तों एवरी ईयर मिलता है, 2 लाख करोड़, तो आईआरएफसी का रेवेन्यू इससे 3 टाइम्स मोर होने वाला है आज का दिन में। ये एक, यानी हम बोल सकते हैं कि इतना उनके पास पोटेंशियल है, बिजनेस है। तो मैक्रो के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पोजिशनिंग में है। सो मैक्रो इज़ वेरी पॉजिटिव। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट कैच विच इज़ इट्स फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। तो ये मैंने दोस्तों आईसीआई डायरेक्ट का रिपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसका आप देख सकते हो फाइनेंशियल, बट एक चीज़ इसमें याद रखना, जैसे हमने बोला था प्रॉफिट के फिगर्स में जो प्रोविजनिंग उन्हें उस 2018 के पहले टैक्स लायबिलिटी का किया था, वो प्रोविज़न भी उन्होंने कन्वर्ट करके इसमें दिखाया है। तो FY18 से FY21 फिर भी ये एक अच्छा है कि उनका रेवेन्यू उसके बाद भी 9,000 करोड़ से, ये हाफ ईयर का है, ये जो लिखा है वो हाफ ईयर का है, तो 14,000 करोड़ हुआ, यानी 20% रेवेन्यू बढ़ा है। और उनका प्रॉफिट भी 2,000 से, ये मैं डबल कर देता हूँ अगर प्रॉफिट की फिगर को, 1,800 को 3,600, बिकॉज ये हाफ ईयर का है, तो ये भी 26% जैसा बढ़ा है, राइट। तो हमको ओवरऑल लगेगा, सभी रिपोर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा है, पी रेशियो कम है तो ले लो चीप वैल्यूएशन। मेरे हिसाब से यहाँ एक कैच है दोस्तों, और वो कैच बहुत बड़ा है, वो है रिटर्न ऑन एसेट। क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाऊंगा। ये कम हो जा रही है, ये अगर इसको भी मैं डबल कर दूँ तो 1.32 फॉर 21। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसेट यानी इनके लिए जो उन्होंने लैंड किया है और उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दे रही है वो है दोस्तों। ये एक चीज़ आप अभी ध्यान में रखिए और हम इसमें वापस आएंगे। पहले हम पी रेशियो बहुत कम है, वो क्यों है वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जो भी फर्म में, जो भी कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी उसने ज़्यादा डेट लिया है और इक्विटी कम है, तो वहाँ पीई रेशियो तो कम ही होगा ना, बिकॉज पीई रेशियो इज़ प्राइस, राइट, अर्निंग पर शेयर, आपका अर्निंग, सो प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। अभी आपके शेयर कम है क्योंकि आपका इक्विटी जो है वो कम है, डेट ज़्यादा है, तो आपका EPS हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि शेयर ही कम है। बट जो पैसा आप कमाते हो वो सब डेट वाले को दे देते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में पीई रेशियो इन जनरल लो ही रहता है। तो वो एक अच्छी ही बात होना वो ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बुरी है, बट वो अच्छी बात हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है, उसको नॉर्म नहीं बना सकते हो आप। तो इधर हम लोग देखेंगे तो इसका डेट है, बैलेंस शीट में मैं आ गया 1,61,000 करोड़, और उसका मैं ओनली इक्विटी देखता हूँ 19 and 11,000 यानी 30,000 करोड़, ये भी
के करोड़। तो ये हो गया 5 to 6 डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी जो 1 रुपया इक्विटी को मिलता है तो 6 रुपया डेट वाले को मिलता है। मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी लेस देन 0.5 डी रेशियो की है तब उसमें कोई सेंस बनता है। दूसरा दोस्तों, ये लोग इक्विटी रेस क्यों कर रहे हैं, आप इसके लिए मैं आपको एक अच्छा आर्टिकल से दिखाऊंगा। देखो या आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ right, IRFC is, since IRFC can raise debt on its book to the extent of 10 times of its net worth, आपको नेट वर्थ बढ़ानी है उसका 10 टाइम्स आप डेट ले सकते हो। आपने देखा कि रेलवे को फाइनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, उसके लिए आपको उनको डेट लेना पड़ेगा, और IRFC को डेट लेना है तो अभी जो इक्विटी है उसमें उनकी पूरी डेट ख़त्म हो चुकी है रिक्वायरमेंट, तो इक्विटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो इक्विटी रेस कर रहे हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि 2 3 4 प्लांट लगा देंगे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में अगर इक्विटी में आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो 2 3 4, या इंडस्ट्रियल PSU भी है जैसे IOCL BPCL है, तो समझ में आ रहा है कि भाई वो इंडस्ट्री को अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो अपना डेट बढ़ाने के लिए इक्विटी दे रहा है। दोस्तों ये कुछ ऐसा है, आपने 50 लाख की लोन ली है तो आपको अपना 20% 10 लाख भी बैंक को मार्जिन में देना पड़ता है, राइट। अभी आपको ये 50 लाख की रिक्वायरमेंट 1 करोड़ की करनी है तो आपको 20 लाख देना पड़ेगा, तो आपका घर का 10 लाख को आपको 20 लाख बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा ही ये लोग इक्विटी अभी बढ़ा रहे हैं दोस्तों, उनको डेट ज़्यादा चाहिए इसलिए इक्विटी बढ़ा रही है, डिविडेंड के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर्स उनके मैक्रो अपना फंडामेंटल का फैक्टर्स है वो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है, राइट, डी टू इक्विटी रेशियो है तो, और रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही लो है, और दूसरा उनका पूरा फाइनेंस डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमीशनिंग पे। मैंने जैसे आगे बताया आपको 0.3 to 0.6% वो कमीशन देते हैं ओवर एंड अबोव इंटरेस्ट रेट। आपको लगता है क्या दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के दिन में ऐसे पोजीशन में है कि कोई और कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले? इनफैक्ट रिवर्स है, उनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा कंपनी उनको डिविडेंड वापस दे, राइट। तो ये इनको भी ये डिविडेंड ज़्यादा दे, ये उनको लगता है रेवेन्यू दे, तो ये भी मुझे लगता नहीं आज का दिन में बढ़ने वाला है। एक ही है जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के कारण सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, और दूसरा ये गवर्नमेंट फर्म होने के कारण जनरली गवर्नमेंट को डिविडेंड के तौर में पैसा देती है, तो आपको डिविडेंड का थोड़ा इनकम इसमें मिलता रहेगा। सो फंडामेंटल के हिसाब से, बिजनेस के फंडामेंटल के हिसाब से वी विल से न्यूट्रल फॉर इक्विटी होल्डर। हाँ, इट इज़ पॉजिटिव फॉर बॉन्ड होल्डर, लेकिन दोस्तों अगर मुझे इसके बॉन्ड लेने हैं तो ये मेरे पास इक्विटी लेके फिर डेट लेने के लिए बॉन्ड रेस करने ही वाली है। उनका इश्यू, उनका मेन कंसर्न ही बॉन्ड रेस करना है, डेट रेस करना है, तो मैं उनके बॉन्ड में ही जाऊँ ना, विच इज़ मोर सिक्योर। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन इक्विटी? सो फॉर बी इट इज़ नेगेटिव, न्यूट्रल। एंड देन वी विल गो टू टेक्निकल। एज़ यू नो दोस्तों ये IPO है, उसका कोई भी हिस्टोरिकल प्राइस नहीं रहता है, लेकिन घबराइए मत, फिर भी हम टेक्निकल का प्रॉक्सी ग्रे मार्केट को मानेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज़ द प्रीमियम इन ग्रे मार्केट। यू कैन सी हियर दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट PSU NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज़ IRFC। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ वीक, और कितना प्रीमियम है यहाँ हम देखते हैं दोस्तों। इसका प्रीमियम ग्रे मार्केट में है 1.6 रुपीज़ पर शेयर। कैन यू सी दिस, 1.6 रुपीज़ पर शेयर। तो 25 रुपया या 26 रुपये के शेयर के लिए 1.6 इज़ जस्ट 5% IPO लिस्टिंग गेन, विच आई डू नॉट फील वी नीड टू ब्लॉक दिस मनी। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपको जस्ट ऐसे ही चांस लेना है तो ले सकते हैं, बट लॉजिकली MBT फैक्टर में देखेंगे तो M इज़ पॉजिटिव, यस it has a business, B is neutral, and T for technical is also neutral. So I will not personally subscribe in this दोस्तों। इसमें जो लो रिस्क इन्वेस्टर है, जो 10 15 20 साल तक वेट कर सकते हैं अपना प्राइस के अप्रिसिएशन के लिए, धीरे धीरे होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ 30 to 40% रिटर्न पर ईयर फ्रॉम इक्विटी बाय इन्वेस्टिंग इन अ वेरी गुड स्टॉक्स। और ऐसे स्टॉक है दोस्तों, ऐसे IPO भी है, ऐसे स्टॉक्स भी है, तो वाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस? सो पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब एंड इन फॉर दिस IPO। ओके दोस्तों, सो दैट वाज द कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। आई होप दैट यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं कि
ये मेरा अपना एनालिसिस है एंड ये आपको सिखाने का तरीका है कि कैसे आईपीओ को भी हम एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं एमबीटी थियरी से, राइट। बट आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए और आपका खुद का ड्यू डिलीजेंस लगाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।